रात का वक्त विष्णु कमरे में बेचैनी से इधर उधर चहलकदमी कर रहा था। तभी कमरे का दरवाजा खोल सुरभि अंदर आती है तो विष्णु एक जगह पर थम जाता है। सुरभि दरवाजा बंद करते हुए विष्णु की ओर देख कहती है, मेरी सौतन कहाँ है जो आप ऐसे अकेले घूम रहे हैं? विष्णु बहुएं से कोड़ते हुए कहता है, वाट डू यू मीन? सुरभि जाकर बिस्तर पर बैठ जाती है और तिरछी मुस्कान लिए कहती है, वही आपका लैपटॉप जिसके साथ आप रात दिन बिजी रहते हैं, वो सौतन से कम है क्या? विष्णु आकर सुरभि की बगल में बैठ जाता है और मुंह बनाते हुए कहता है, कैसी टिपिकल वाइफ की तरह बातें कर रही हो? और तुम ये सब बातें करके बचने की कोशिश मत करो, क्योंकि आज मैं तुम्हारी अच्छे से क्लास लेने वाला हूँ। यह सुन सुरभि बड़ी मुश्किल से अपना थूक अंदर करते हुए कहती है, क्यों, क्या किया है मैंने? विष्णु सुरभि की बाँह पकड़ उसे अपने बिल्कुल करीब खींच लेता है और उसे घूरते हुए कहता है, मना किया था ना, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाओगी। फिर क्यों किया तुमने ऐसा? जैक ने बताया मुझे सब कुछ, जो भी हुआ आज। विष्णु की नज़रों में गुस्से को भाप सुरभि अपनी बाहें उसके गले में डालते हुए कहती है, पति देव सॉरी, मैं जानती हूँ आप नहीं चाहते कि मैं किसी मुसीबत में पड़ूं, लेकिन उस वक्त वो बच्ची बहुत मुश्किल में थी। मैं चाह कर भी खुद को रोक नहीं पाई उसकी मदद करने से। और आपने जैसा कहा था, मैं एक मिनट के लिए भी जैक से दूर नहीं गई। वो हर वक्त मुझे प्रोटेक्ट कर रहा था। विष्णु खामोशी से सुरभि को देखता रह जाता है। तभी सुरभि उसके गाल में हल्के से किस कर लेती है और मासूम फेस बनाए कहती है, इन काली काली आंखों से मुझे डराने की ज़रूरत नहीं है। इतनी बड़ी गलती भी नहीं हुई मुझसे जो आप ऐसे मेरी क्लास ले रहे हैं। सुरभि की मासूमियत देख विष्णु पिघल जाता है। वो सुरभि को झटके से बिस्तर पर लिटा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। सुरभि उसके सीने में हाथ रख उसे रोकते हुए कहती है, पति देव मेरी बात सुनिए। आज सुरभि के होंठ से उसके लफ्ज बाहर निकल ही रहे थे, तब तक विष्णु ने उन्हें अपने लबों के बीच कैद कर लिया और सुरभि के लफ्ज अंदर ही कहीं दफन हो गए। विष्णु सुरभि के गुलाबी मुलायम होठों को काफी देर तक चूमता रहा, लेकिन सुरभि उसे लगातार अपने आप से दूर करने की कोशिश कर रही थी। इस बात से चिढ़ते हुए विष्णु उठकर बैठ जाता है और सुरभि को घूरते हुए कहता है, क्या है ये, मुझे खुद से दूर क्यों कर रही हो? सुरभि मासूम फेस बनाकर कहती है, अब 4 दिन तक आप मेरे करीब नहीं आ सकते। विष्णु अपनी बहुओं से कोड़ते हुए कहता है, 4 दिन का कोई व्रत चल रहा है क्या तुम्हारा? सुरभि मुंह बना कहती है, मेरा व्रत तो नहीं चल रहा, लेकिन आपको व्रत करना पड़ेगा 4 दिन के लिए, तब तक आप मेरे करीब नहीं आ सकते। विष्णु सुरभि को घूरते हुए कहता है, मैं नहीं मानने वाला तुम्हारा कोई बेहुदा लॉजिक। विष्णु की बात सुन सुरभि हड़बड़ाते हुए कहती है, समझा करिए ना, गर्ल्स प्रॉब्लम है, 4 दिन की तो बात है। विष्णु कुछ पल खामोश रहता है, फिर मुंह बना कहता है, झूठ बोल रही हो? सुरभि आंखें बड़ी करते हुए कहती है, झूठ क्यों बोलूंगी? सुरभि अपनी बात पर झेप जाती है। वो घबराते हुए कहती है, आई मीन कि मैं सच कह रही हूँ, आई एम इन पीरियड। सुरभि की बात सुन विष्णु हल्का मुस्कुराकर कहता है, सो वाट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो तुम्हें बहुत प्यार करने वाला हूँ। सुरभि हैरान हो जाती है। ऐसी हालत में भी विष्णु लेटते हुए सुरभि को अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, मैं तुम्हें हक तो कर ही सकता हूँ, तुम्हें किस भी कर सकता हूँ, इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। विष्णु की बात सुन सुरभि के होंठ खिल जाते हैं। वो हल्के से अपने लब विष्णु के लबों से जोड़ देती है। विष्णु सुरभि के मुलायम होठों को अपने होठ में उलझा लेता है। दूसरी ओर दो बेचैन निगाहें लैपटॉप पर चल रही सीसीटीवी फुटेज को बड़े गौर से देख रही थी। जैसे ही सुरभि उस लैपटॉप की स्क्रीन पर आई, अभिमन्यु की बेचैन निगाहें आश्चर्य से भर गईं। उसने तुरंत वीडियो को रोका और बड़े गौर से उसे देखने लगा। लैपटॉप की स्क्रीन पर सुरभि का खूबसूरत चेहरा न जाने कब तक अभिमन्यु यूं ही निहारता रहा। अपना हाथ सुरभि के चेहरे पर फिराते हुए अभिमन्यु की आंखों में नमी झलकने लगती है। अभिमन्यु उस वीडियो को दोबारा प्ले करता है और ध्यान से देखने लगता है। कैसे सुरभि किसी बच्चे को हॉस्पिटल लिए हुए आई थी, कैसे अंशिका सुरभि को मम्मा कहते उसकी गोद में चढ़ गई थी, और कैसे सुरभि ने अंशु को किस करते हुए उसे प्यार किया। ये सब देखकर अभिमन्यु की बेचैन निगाहें और भी बेचैन हो गई थी। वो जल्दी से किसी को कॉल करता है और कहता है, मुझे कल तक सारी डिटेल्स चाहिए उस लड़की की। इतना कि अभिमन्यु कॉल कट कर देता है और वापस से लैपटॉप में सुरभि को बेचैन नजरों से देखने लगता है। तभी तो नन्हे नन्हे हाथ अभिमन्यु को अपने गर्दन पर महसूस होते हैं। अभिमन्यु जल्दी से लैपटॉप बंद कर पीछे पलटता है और अंशु को अपनी गोद में बिठा कहता है, आप सोए नहीं अभी तक? अंशु मासूमियत से कहती है, नींद नहीं आ रही डैडी।
अभिमन्यु अंशु को गोद में लिए हुए उसके रूम की तरफ बढ़ जाता है। क्यों नींद नहीं आ रही मेरी प्रिंसेस को? अंशु अपने क्यूट फेस पर उदासी के भाव लिए कहती है। क्योंकि यू डोंट ट्रस्ट मी। आपको लगता है अंशु झूठ बोल रही है। अंशु ने सच में मम्मा को देखा। अभिमन्यु प्यार से अंशु को बिस्तर पर लिटाता है और खुद उसके पास लेट उसका सिर अपने कंधे पर रखते हुए कहता है, अंशु, जब मैं यहाँ आने वाला था तो आपने मुझसे साथ आने की जिद की थी। आपने कहा था कि आप मेरी हर बात मानेंगी अगर मैं आपको अपने साथ लेकर चलूंगा तो। कहा था ना? अंशु मुंह फुलाए हुए हाँ में अपना सिर हिला देती है। तो अब मन्यु प्यार से उसका माथा चूम कहता है, आई प्रॉमिस यू कि मम्मा बहुत जल्द आपके साथ होंगी, लेकिन आपको भी डैड पर भरोसा करना होगा कि जिन्हें आपने आज देखा वो आपकी मम्मा नहीं थी। आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ओके? अंशु उदास चेहरा लिए हाँ कह देती है। अभिमन्यु प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है, रात बहुत हो चुकी है, नाउ इट्स टाइम टू स्लीप। चलो आंख बंद करो। अंशु अपनी टिमटिमाती आंखों से कुछ पल अभिमन्यु को देखती है और फिर अपनी आंखें बंद कर लेती है। अभिमन्यु प्यार से उसका सिर सहलाता रहता है जब तक कि वो सो नहीं जाती। जब अभिमन्यु को एहसास होता है कि अंशु सो चुकी है तो वो प्यार से उसका माथा चूम कहता है, सॉरी प्रिंसेस, डैडी आपके साथ बहुत रूड हो रहे हैं, लेकिन डैडी आपसे वादा करते हैं कि बहुत जल्द आपकी मम्मा आपके पास होंगी। ये कहते हुए अभिमन्यु की आंखों में एक अजीब सा भाव उभर आता है, जैसे मन ही मन उसने कुछ ठान लिया था। एक सुबह नैना घर के बाहर बने गार्डन में चुपचाप बैठी हुई थी। वो एकटक फूलों में बैठी तितलियों को निहार रही थी। उन तितलियों को देखते हुए नैना के होंठ पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तभी हाथ में जूस का गिलास लिए सुरभि आकर नैना के पास बैठ जाती है और जूस का गिलास उसकी ओर बढ़ा कहती है, क्या सोच रही हो? नैना सुरभि के हाथ से जूस का गिलास लेकर कहती है, बस यूं ही सोच रही थी कि ये प्यार कितनी बुरी चीज है। इंसान एक बार अगर प्यार में पड़ जाए तो सारी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। नैना की बात सुन सुरभि मुस्कुराकर कहती है, प्यार गलत नहीं होता नैना, इंसान गलत होता है। प्यार सबसे खूबसूरत फीलिंग है नैना, जब तक कि वो एक सही इंसान से हो। जानती हूँ प्यार में धोखा मिला है तुम्हें, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम प्यार के बारे में अपना नजरिया ही बदल लो। रवि से सीखो कि प्यार क्या होता है। नैना सुरभि की ओर देख कहती है, आपको कैसे पता कि रवि मुझसे प्यार करता है? क्योंकि तुमसे शादी करने का फैसला लेकर रवि ने अपना प्यार साबित कर दिया था नैना। जो उसने तुम्हारे लिए किया वो एक सच्चा प्यार करने वाला इंसान ही कर सकता था। सुरभि की बात सुन नैना हल्का मुस्कुराकर कहती है, मैं देर से समझ पाई उसके प्यार को। मैंने बहुत बुरा बिहेव किया उसके साथ, फिर भी वो मुझसे प्यार करता रहा। सुरभि और नैना दोनों ही कुछ पल खामोश रहते हैं और फिर सुरभि बात को बदलते हुए कहती है, अच्छा तुमने बेबी का नाम सोचा? नैना मुंह बनाते हुए ना में अपना सिर हिला देती है। सुरभि एक्साइटेड होते हुए कहती है, मैंने सोचा है नैना। नैना आंखें बड़ी कर कहती है, क्या सोचा है? नैना और रवि दोनों के नाम को मिलाकर नबी। इतना कह सुरभि मुस्कुराते हुए नैना की ओर देखने लग जाती है। नैना कुछ पल खामोश रहती है और फिर कहती है, ये लड़की का नाम है या लड़के का? सुरभि अपने कंधे उचकाकर कहती है, कॉमन है, दोनों को सूट करेगा। सुरभि की बात पर नैना हंसने लगती है तो नैना को हंसता देख सुरभि भी मुस्कुरा देती है। दूसरी ओर विष्णु की कार मनन के घर के बाहर रुकती है। तेजा कार के बाहर निकल विष्णु की तरफ का गेट खोलता है। विष्णु अपने चमचमाते हुए सूझ कार से बाहर निकाल उतर कर आगे बढ़ता है। तेजा भी विष्णु के साथ साथ अपने कदम बढ़ा रहा था, लेकिन दरवाजे के पास आकर विष्णु तेजा को हाथ दिखा उसे रुकने का इशारा करता है। विष्णु का इशारा पाकर तेजा अपने कदमों को रोक वहीं खड़ा हो जाता है। घर का दरवाजा खुला था तो विष्णु डायरेक्ट अंदर पहुंच जाता है। मनन सोफे पर बैठा चाय पी रहा था। विष्णु पर नजर पड़ते ही हैरानी के भाव लिए अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। चाय का कप साइड में रख मनन विष्णु को घूरते हुए कहता है, लगता है अपने घर का रास्ता भूल गए हैं आप मिस्टर बी आर त्रिपाठी। विष्णु तिरछा मुस्कुराकर कहता है, उसकी चिंता तुम मत करो, विष्णु राय को भूलने की आदत नहीं है। खैर मैं तुम्हारी बहन रीना के लिए हर्ष का रिश्ता मांगने आया हूँ। मैं चाहता हूँ तुम रीना की शादी हर्ष से करा दो। मनन मुस्कुराकर कहता है, क्या बात है, आज विष्णु राय त्रिपाठी मुझसे कुछ मांगने आए हैं, लेकिन अफसोस कि आपको जो चाहिए वो मैं आपको नहीं दूंगा। मनन की बात सुन विष्णु के चेहरे पर गुस्से के भाव उभर आते हैं। वो दांत पीसते हुए कहता है, मैं तुमसे मांगने नहीं तुम्हें आगाह करने आया था मनन चौधरी। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी
तो मुझे दूसरे तरीके अपनाने होंगे, जो मैं चाहता नहीं हूँ। मनन अपने कदम बढ़ा विष्णु के नजदीक आकर कहता है, इस बार नहीं मिस्टर त्रिपाठी, इस बार मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। तुम जो चाहते हो वो कभी नहीं होगा। मैं अपनी बहन की शादी किसी भिखारी से कर दूंगा, लेकिन तुम्हारे चहेते दोस्त के साथ किसी भी कीमत पर नहीं। इस बार हार का स्वाद तुम चखोगे। तुम्हारी वजह से मैंने मेरा प्यार खो दिया। अब तुम्हें जीतने नहीं दूंगा मैं। विष्णु मनन को तीखी नजरों से देख कहता है, मैंने नहीं, पैसों के लिए तुम्हारी भूख और लालच ने तुम्हें तुम्हारे प्यार से दूर किया। दूसरों को दोष देकर खुद को निर्दोष बनाने की कोशिश मत करो। मनन गुस्से में कहता है, माना गलती मेरी थी, लेकिन क्या होता अगर तुम मेरे और सुरभि की लाइफ में आई ही ना होते। हम दोनों की तो शादी होने वाली थी 1 हफ्ते में, लेकिन फिर तुम मनुष्यत बनकर हम दोनों के बीच चले आए। बट यू नो, कर्मों का हिसाब इसी जन्म में देना होता है। मेरी तकलीफ का अंदाजा तुम्हें जरूर होगा जब तुम्हारे और सुरभि के बीच कोई तीसरा आएगा। मनन की बात पर विष्णु अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता और झटके से उसका कॉलर पकड़ लेता है। बकवास सुनने नहीं आया हूँ तेरी। मेरी एक बात अपने दिमाग में बैठा ले, रीना सिर्फ हर्ष की है। उन दोनों की शादी करवा कर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना का विष्णु झटके से मनन का कॉलर छोड़ता है तो मनन 2 कदम पीछे हो जाता है। विष्णु कुछ पल उसे अपनी लाल आंखों से घूरता है और फिर पलटकर जाने लगता है। तभी मनन की आवाज उसके कानों में पड़ती है, मैं ये कभी नहीं होने दूंगा, आई प्रॉमिस यू। विष्णु मनन की बात को तवज्जो न देते हुए अपने कदम बढ़ा वहां से निकल जाता है। सुरभि की कार आश्रम के बाहर रुकती है तो 2 निगाहें दूर से सुरभि को निहारने लगती हैं। पेड़ की ओर से वो नजरें बस सुरभि पर टिकी हुई थी। जैक सुरभि के सामने आ जाता है तो सुरभि का चेहरा उन निगाहों से हट जाता है। सुरभि के सामने जैक को देख वो नजरें बेचैन सी हो जाती हैं, लेकिन अगले ही पल सुरभि अंदर जाने के लिए आगे बढ़ती है तो वो निगाहें एक बार फिर सुरभि के चेहरे पर टिक जाती हैं। सुरभि अंदर जाती है और जैक भी उसके पीछे पीछे अंदर जाता है, तो वहीं वो बेचैन निगाहें जो इतनी देर सुरभि को निहार रही थी, वो सुकून के साथ कुछ पल के लिए बंद हो जाती हैं। शाम का वक्त विष्णु अपने ऑफिस के केबिन में बैठा हुआ था। वो बड़ी गंभीरता के साथ अपने लैपटॉप पर नजर जमाए हुए था। इतने में रवि केबिन के अंदर आता है और विष्णु की ओर देख कहता है, सर रितिका आई है, एक बार आपसे मिलने की भीख मांग रही है। रवि की बात सुन विष्णु लैपटॉप से अपनी नजर हटा उसकी ओर देखते हुए कहता है, उसे कहो कि अगर जान प्यारी है तो मुझसे दूर रहे, मैं उसे माफ नहीं करूंगा। विष्णु की बात सुन रवि कुछ पल खामोश खड़ा रह जाता है, लेकिन विष्णु से घूर कर देखता है तो रवि वहां से जाने में ही अपनी भलाई समझता है। कार स्पीड में दौड़ रही थी कि तभी सुरभि को जैसे कुछ सूझा हो। वो सामने की सीट पर बैठे जैक को देख कहती है, जैक मैं घर नहीं जा रही, हम बॉस के ऑफिस चल रहे हैं। यह सुन जैक कहता है, लेकिन मैम इसके लिए मुझे सर की परमिशन लेनी होगी। सरप्राइज नाम की भी कोई चीज होती है, तुम नहीं समझोगे। खबरदार अगर उन्हें कॉल करके कुछ बताया तो। सुरभि का ऑर्डर सुन आखिरकार जैक को लेडी बॉस की बात माननी ही पड़ी। सुरभि की कार सीधा विष्णु के ऑफिस के बाहर जाकर रुकती है। सुरभि एक्साइटेड होते हुए कार से उतरती है और जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़ती है कि एक लड़की भागती हुई आती है और सुरभि के पैरों में गिर जाती है। ये देख जैक जल्दी से आगे बढ़ उस लड़की की बाजू पकड़ उसे सुरभि के पैरों से उठाता है। सुरभि बिल्कुल हैरान होकर उस लड़की की ओर देख रही थी। जैक उस लड़की पर बंदूक तानते हुए कहता है, कौन हो तुम? वो लड़की सुरभि की ओर देख हाथ जोड़ कहती है, मैम मेरा नाम रितिका है। मैं कुछ दिन पहले तक इसी ऑफिस में विष्णु सर के साथ काम करती थी, लेकिन मेरी एक गलती की वजह से सर ने मुझे जॉब से निकाल दिया मैम। मैंने लालच में आकर सर को धोखा दिया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी, लेकिन मुझे बस एक मौका चाहिए मैम, प्लीज आप सर से कहिए ना कि एक बार मुझे मौका दे दें। मैं कसम खाकर कहती हूँ कभी कोई गलती नहीं करूंगी। यह सुन सुरभि गुस्से में कहती है, यह सब तो तुम्हें अपने बॉस को धोखा देने से पहले सोचना चाहिए था ना। अगर कोई इंसान एक बार धोखा दे दे तो उस पर भरोसा करना बहुत मुश्किल होता है। सुरभि की बात सुन रितिका हाथ जोड़े कहती है, सजा मिल चुकी है मुझे मैम। इतने दिनों से हर एक कंपनी के चक्कर लगा लिए, लेकिन कोई भी कंपनी विशु सर के कहने पर मुझे नौकरी नहीं दे रही है। मेरा परिवार भी है जिसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मेरी माँ भी बहुत बीमार है मैम, मेरे पास उनकी दवाई लाने तक के पैसे नहीं है। रितिका सुरभि के सामने घुटनों पर बैठ जाती है और रोते हुए कहती है, बस एक मौका मांग रही हूँ। इस बार अगर मैंने कुछ गलत किया तो अपने हाथ से खुद की जान ले लूंगी। एक बार सर से कहिए ना मैम, प्लीज।
रितिका का रोना देख न जाने क्यों सुरभि को उस पर दया आ गई। वो उसकी बाजुओं को पकड़ उसे उठाती है और कहती है, मैं उनसे बात करूंगी, लेकिन आखिरी फैसला उनका ही होगा। थैंक यू मैम, आप बात करेंगी तो सर जरूर मान जाएंगे। रितिका की बात सुन सुरभि कुछ कहे बिना ऑफिस के अंदर चली जाती है। जैक भी सुरभि के साथ साथ हर कदम पर चल रहा था। विष्णु के केबिन का गेट नॉक होता है तो विष्णु लैपटॉप के कीबोर्ड में अपनी उंगलियां चलाते हुए रौबदार आवाज में कहता है, कम इन। सुरभि अंदर आकर विष्णु के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, आप रंगे हाथों पकड़े गए पतिदेव। यह बात सुन विष्णु की बहुएं सिकुड़ जाती हैं। वो अपनी नजरें उठाकर अपने सामने खड़ी सुरभि की ओर देखता है तो उसका दिल जोर से धड़क उठता है। जब आप किसी को याद करो लेकिन ये पता हो कि इंतजार अभी लंबा है, पर अचानक से वो इंतजार खत्म हो जाए और जिसे आप याद करो वो एक पल में आपके सामने आ जाए, तो खुशी का आलम शायद शब्दों में बयान न किया जा सके। बस यही हाल इस वक्त विष्णु का था। वो आश्चर्य के बावजूद सुरभि की ओर देख रहा था। यह देख सुरभि मुस्कुराकर कहती है, ऐसे क्या देख रहे हैं आप? यहाँ भी मेरी सौतन के साथ पकड़े गए हैं रंगे हाथों। पकड़ा है मैंने आपको। विष्णु अपने कदम बढ़ा सुरभि के करीब आते हुए कहता है, अब रंगे हाथ पकड़ ही लिया है तो इसकी सजा भी तो सुना दो। विष्णु सुरभि के बिल्कुल नजदीक आ चुका था तो सुरभि उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए सिर टेढ़ा करके कहती है, हाँ, ज्यादा कुछ नहीं, बस जिंदगी भर आपको मुझे झेलना पड़ेगा। विष्णु सुरभि की मखमली कमर में अपना हाथ डाल उसे खुद से चिपकाते हुए कहता है, इतनी प्यारी सजा सुनाओगी तो फिर तो मैं एक के बाद एक गलतियां करता ही जाऊंगा। सुरभि कुछ कहने को होती है कि विष्णु अपने होठों को उसके होठों से चिपका देता है। जब विष्णु सुरभि के होठों को छोड़ता है तो सुरभि कहती है, यहाँ भी शुरू हो गए? यह आपका ऑफिस है, हमारा बेडरूम नहीं। सुरभि की बात सुन विष्णु तिरछा मुस्कुराते हुए कहता है, तो चलो बेडरूम में चलते हैं। विष्णु की बात सुन सुरभि की बहुएं सिकुड़ जाती हैं। वो सवालिया निगाहों से विष्णु की ओर देखने लगती है तो विष्णु अचानक ही सुरभि को अपनी बाहों में उठा लेता है। सुरभि कंफ्यूजन के भाव लिए विष्णु की ओर देख रही थी। विष्णु सुरभि को बाहों में लिए हुए अपने कदम आगे बढ़ाता है और केबिन से अटैच एक रूम का डोर खोलता है। उस रूम के अंदर आते ही सुरभि की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। एक तो केबिन के अंदर कोई रूम है, सुरभि ने सोचा भी नहीं था। ऊपर से रूम इतना लग्जरी था। सुरभि आंखें फाड़े चारों ओर देखे जा रही थी। विष्णु सुरभि को गोद में उठाए हुए आगे बढ़ उसे काउच में लिटा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। सुरभि मुंह बनाते हुए कहती है, केबिन के अंदर सीक्रेट रूम क्यों रखा है आपने? क्या जरूरत थी इसकी? काम के बहाने लड़कियों से मिलते हो आप यहाँ? विष्णु सर्द निगाहों से सुरभि को देख कहता है, शट अप, फालतू बकवास ना करो। रूम सिर्फ लड़कियों से मिलने के लिए नहीं बनवाए जाते, खुद का पर्सनल यूज भी होता है। इतना कह विष्णु सुरभि की गर्दन में अपने होंठ रख देता है और जुनून के साथ उसे चूमने लगता है। सुरभि विष्णु के बालों को अपनी मुट्ठियों में भरने लगती है और सुकून से अपनी आंखें बंद कर लेती है। विष्णु सुरभि के होंठों को अपनी कैद में किए हुए उन्हें जुनून के साथ चूमने लगता है। विष्णु की इस नजाकत भरी छुआ से सुरभि बिल्कुल पिघलने लगी थी। आ तुझे इन बाहों में भर के और भी कर लूं मैं करीब, तू जुदा हो तो लगे है आता जाता हर पल अजीब। कुछ देर तक दोनों एहसासों में उलझे रहे। आखिरकार सुरभि थककर विष्णु के ऊपर ही उसके सीने में सिर रखकर लेट जाती है और कुछ देर तक दोनों खामोश रहते हैं। विष्णु के सीने में सिर रखे हुए सुरभि कहती है, रितिका को एक मौका मिलना चाहिए। गलती हुई है लेकिन आप सजा भी तो दे चुके हैं उसे, और गलती तो हर इंसान से होती है, लेकिन वो अगर एक मौका के लिए भीख मांग रही है तो क्या उसे खुद को साबित करने का एक मौका नहीं मिलना चाहिए? सुरभि की बात सुन विष्णु की बहुएं आपस में जुड़ जाती हैं। वो सर्द आवाज में कहता है, जिस चीज की समझ नहीं उस पर अपना छोटा सा दिमाग मत चलाओ। यू डोंट नो कि रितिका ने क्या किया था। सुरभि उठकर बैठ जाती है और कहती है, बताया उसने मुझे सब कुछ छुपाया नहीं है उसने। जानती हूँ धोखा दिया उसने आपको, लेकिन उसे इस बात का पछतावा भी है, और गलती उसकी थी तो फिर उसके परिवार को सजा क्यों मिले? आपकी वजह से उसे कोई नौकरी पर नहीं रख रहा, उसके परिवार की जिम्मेदारी है उस पर। एक बार मौका दे दीजिए उसे प्लीज। विष्णु अपनी जगह से उठ अपना शर्ट जमीन से उठाता है और उसे पहनते हुए कहता है, हरगिज नहीं। विष्णु की बात सुन सुरभि मुंह बनाते हुए कहती है, प्लीज मान जाइए ना, इस बार वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, कसम खाई है उसने। और उसने ये भी कहा कि अगर इस बार भी उसने आपको धोखा दिया तो वो खुद को खत्म कर लेगी। इतनी बड़ी बात बोली है उसने, मतलब वो सच में आपकी माफी चाहती है।
विष्णु सुरभि का हाथ अपने हाथ में लेते हुए सीरियस होकर कहता है, तुम बहुत इनोसेंट हो लड्डू, दुनिया की असलियत से अभी वाकिफ नहीं हो। कुछ लोग कुत्ते की दुम की तरह होते हैं जो कभी सीधे नहीं हो सकते। विष्णु की बात सुन सुरभि उसके गले लग कहती है, मैं नहीं जानती लेकिन रितिका का रोना मेरे दिल में उसके लिए चिंता और दया दोनों पैदा कर गया। मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। विष्णु एक गहरी सांस ले कहता है, अच्छा ठीक है, तुम्हारे लिए मैं सोचूंगा इस बारे में, लेकिन अभी हम निकलते हैं, टाइम हो गया है। विष्णु की बात सुन सुरभि मुस्कुरा देती है। कुछ ही देर में दोनों वहां से निकल जाते हैं। वक्त बीतता जा रहा था। सुरभि आश्रम के बच्चों के साथ बहुत खुश रहती थी। हर एक बच्चा सुरभि के साथ काफी घुल मिल गया था, लेकिन कुछ नहीं बदला था। तो वो था अभिमन्यु का आश्रम के बाहर सुरभि का हर रोज इंतजार करना। वो दूर पेड़ की ओट पर खड़ा हर रोज सुरभि को अपनी बेचैन निगाहों से देखता था। तो वहीं दूसरी ओर प्रकाश मेहरा और विवान सिंघानिया अपने दोनों दुश्मनों को बर्बाद करने के बाद विष्णु के दिल को कुछ हद तक सुकून मिला था। लेकिन अब बारी थी हर्ष के लिए कुछ करने की, इसलिए विष्णु हर वक्त उसके बारे में सोचता रहता था। आखिर वो ऐसा क्या करे कि रीना हर्ष को एक्सेप्ट कर ले और मनन भी अपनी टांग ना अड़ा पाए। विष्णु अपनी प्लानिंग में लगा था तो वहीं नैना का 7वां महीना स्टार्ट हो गया था और रवि के साथ घर के बाकी लोग भी नैना का बहुत ख्याल रखते थे। विष्णु भी बड़ी बेसब्री से नैना के बच्चे का इस दुनिया में स्वागत करने के इंतजार में था। एक सुबह सुरभि सोकर उठती है। वो अंगड़ाई लेते हुए बिस्तर पर बैठ चारों ओर देखने लगती है। शायद उसकी निगाहें विष्णु को ढूंढ रही थी, लेकिन विष्णु कहीं नजर नहीं आता। यह देख सुरभि मुंह बना बिस्तर से नीचे उतर कुछ कदम आगे बढ़ती है कि तभी उसकी नजर अपने सामने टेबल पर रखे एक बड़े से बुके पर जाती है। लाल गुलाबों का वो बुके इतना खूबसूरत था कि उस बुके को देख सुरभि के होठों पर खुद ब खुद एक स्माइल आ गई। सुरभि अपने कदम बढ़ा उस बुके के पास जाकर उसे अपने हाथ में उठाती है और अपने नरम हाथों से उन गुलाबों को सहलाने लगती है। सुरभि एक गहरी सांस ले उन फूलों की खुशबू को अपने अंदर समाते हुए सुकून से अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ देर तक उन फूलों की खुशबू और उनकी खूबसूरती को महसूस कर सुरभि उसे वापस टेबल पर रख देती है, लेकिन तभी उसकी नजर उस बुके के बीचों बीच रखे एक कार्ड पर जाती है। सुरभि उसे उठाकर खोलती है तो विष्णु के लिखे उन शब्दों को पढ़ उसके होठों पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। दीवाना हूँ तेरे इश्क में इस कदर, तेरी कजरारी आंखों का है ये सारा असर, सबसे जुदा है मोहब्बत मेरी, सुन ले वो बेखबर, सदियों तक जमाना याद करेगा तेरा मेरा ये प्यार अमर। विष्णु के शब्दों को पढ़ सुरभि की आंखों में एक नमी सी आ जाती है। शायद उसकी खुशी उन आंसुओं की वजह थी। तभी सुरभि का मोबाइल बजता है और वो देखती है कि उसके मोबाइल की स्क्रीन पर डेविड राय लिखा हुआ आ रहा है। ये देख सुरभि जल्दी से कॉल रिसीव करती है। सुरभि कुछ कहती है उससे पहले ही विष्णु की आवाज उसके कानों में गूंजती है, तो कैसा लगा सरप्राइज, स्पेशली वो शायरी, तुम भरोसा नहीं करोगी लेकिन उसका एक एक शब्द मैंने खुद सोच सोच कर लिखा है। कसम खा के कहता हूँ, कहीं से भी कॉपी नहीं किया, गूगल का सहारा भी नहीं लिया और ना ही हर्ष ने सुनाई मुझे। बस मेरे दिल के लफ्ज थे जो मैंने लिख दिए तुम्हारे लिए। सुरभि अपना मुंह दबा हंसते हुए कहती है, पढ़ते ही पता चल गया था कि ये कहीं से भी कॉपी की हुई नहीं है, ऐसी शायरी आप ही लिख सकते हैं। सुरभि को हंसता हुआ देख विष्णु मुंह बनाते हुए कहता है, तो मेरा मजाक उड़ा रही हो, तुम्हें मेरी मेहनत नहीं दिख रही, पूरे 1 घंटे लगे हैं उस 4 लाइन की शायरी बनाने में मुझे। सुरभि अपनी हंसी कंट्रोल कर कहती है, अच्छा ठीक है, मैं मजाक नहीं उड़ा रही, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा आपका सरप्राइज भी और आपकी शायरी भी। सुरभि की बात सुन विष्णु मुस्कुराकर कहता है, अच्छा लिसन, आज रात हम डिनर पर चल रहे हैं, रोमांटिक डिनर, स्पेशल कैंडल लाइट डिनर फॉर माई लवली वाइफ, सो बी रेडी फॉर टू नाइट। सुरभि कुछ कहने को होती है लेकिन विष्णु फिर से बोल पड़ता है, एंड वन मोर थिंग, साड़ी ही पहनना, तुम बहुत खूबसूरत लगती हो साड़ी में। विष्णु के मुंह से अपनी तारीफ सुन सुरभि के होठों पर बड़ी सी मुस्कान छा गई। अब तक विष्णु कॉल कट चुका था, लेकिन सुरभि अभी भी उसकी बातों में खोई हुई थी। तो वही नैना को आज हॉस्पिटल जाना था 7 मंथ सोनोग्राफी के लिए। वो रेडी हो रही थी, आईने के सामने खड़ी खुद को निहारते हुए नैना का चेहरा उदास हो गया था। यह देख रवि पीछे से उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, क्या हुआ, खुद को ऐसे क्यों देख रही हो। नैना उदास चेहरा बनाए हुए कहती है, देखो ना मेरा पेट कितना हैवी हो गया है और मैं मोटी भी दिखने लगी हूँ, अजीब सी लग रही हूँ। नैना की बात सुन रवि उसे अपनी ओर घुमाते हुए उसका चेहरा अपनी हथेलियों में भरते हुए कहता है,
ऐसा तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी खूबसूरती कम हो गई है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। नैना, मेरी नजरों से देखो तो तुम्हारी खूबसूरती पहले से भी ज्यादा बढ़ गई है। अगले ही पल रवि मुस्कुराकर कहता है, वो एक शेर सुना था कहीं कि मेरी उम्मीद मेरा ख्वाब हो तुम, मेरी हर दुआ का जवाब हो तुम। न देखी ऐसी सूरत न सीरत कभी, यकीन करो मेरा लाजवाब हो तुम। रवि की बातें सुन नैना उसे प्यार से देख कहती है, मैंने भी कहीं सुना था कि इंसान इतना भी खूबसूरत नहीं होता जितना उसका चाहने वाला उसे बना देता है। इतना कह नैना रवि के सीने में छुप जाती है और रवि प्यार से उसे अपनी बाहों में समा लेता है। शाम का वक्त, खुला आसमान, चारों ओर सन्नाटा, हरी घास की चादर ओढ़े चमकती हुई जमीन, बीचों बीच 4 पिलर के सहारे बना एक छोटा सा रोमांटिक हाउस जो सफेद पर्दों को ओढ़े हुए हवा के साथ लहरा रहा था। एक कार आकर उस सुनसान सी जगह पर रुकती है। सबसे पहले ड्राइविंग सीट से विष्णु उतरता है। उसने ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था जो उसकी मस्कुलर बॉडी पर पूरी तरह से फिट था। ब्रांडेड वॉच, चमचमाते हुए शूज, वेल सेट हेयर। विष्णु इस वक्त बेहद अट्रैक्टिव और हैंडसम लग रहा था। वो अपने ब्लेजर की बटन को बंद करते हुए सुरभि की ओर का दरवाजा खोलता है। विष्णु सुरभि की ओर अपना हाथ बढ़ाता है तो सुरभि अपना हाथ विष्णु के हाथ में हौले से रख देती है। विष्णु का हाथ थामे सुरभि कार से बाहर निकलती है। उसने रेड कलर की बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी पहन रखी थी। उसके लंबे घने बाल उसकी कमर तक लहरा रहे थे। माथे पर स्टोन की एक छोटी सी बिंदी थी। आंखों में गहरा सा काजल, होठों पर रेड कलर की हल्की लिपस्टिक और इस परफेक्ट लुक में सुरभि भला की खूबसूरत लग रही थी। विष्णु सुरभि का हाथ थामे उस छोटे से घर के अंदर जाने के लिए अपने कदम बढ़ा देता है। उस घर के अंदर एक टेबल था जहाँ तो चेयर आमने सामने रखी हुई थी। विष्णु सुरभि को बड़े प्यार से एक चेयर पर बैठाता है और खुद उसके सामने बैठ जाता है। दोनों कुछ पल एक दूसरे की निगाहों में उलझे रहते हैं। फिर खामोशी को तोड़ते हुए सुरभि कहती है, ये सब कुछ तो एक सपने जैसा है। सच में बहुत खूबसूरत है। फिल्मों में ऐसा देखा था, लेकिन इस जिंदगी में मेरे लिए कोई ऐसा करेगा, मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। इट्स सो ब्यूटीफुल। सुरभि के होठों की मुस्कुराहट बंद ही नहीं हो पा रही थी। वो विष्णु के इस सरप्राइज से बहुत ज्यादा खुश थी और विष्णु खुश था सुरभि के होठों को खिला हुआ देख। विष्णु सुकून के साथ गहरी सांस ले कहता है, तुम बहुत खास हो मेरे लिए। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मैं भी नॉर्मल इंसानों की तरह खुश रहने लगा हूँ। जिंदगी में मिले धोखे के बाद कभी सोचा नहीं था कि किसी पर भरोसा कर पाऊंगा, लेकिन फिर तुम आई और धीरे धीरे करके मुझे जीना सिखा दिया। विष्णु को इमोशनल देख सुरभि उसकी आंखों से बह रहे आंसू को पोंछने के लिए अपना हाथ आगे करती है, लेकिन उससे पहले ही विष्णु सुरभि का नाजुक हाथ कसकर पकड़ लेता है और उसे देख कहता है, मेरी जिंदगी में उजाला तो किया है तुमने, बस कभी मुझसे दूर ना होना, वरना यह जिंदगी फिर से उन्हीं अंधेरों में कहीं गुम हो जाएगी। मैं फिर से वैसा नहीं बनना चाहता जैसा तुम्हारे आने से पहले था। वादा करो मुझसे कभी दूर नहीं जाओगी। कभी भी नहीं। विष्णु को इतना बेचैन देख सुरभि उसे हैरानी से देखते हुए कहती है, आप अचानक ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? और आपको लगता है कि मैं आपसे दूर होकर कभी रह पाऊंगी? मैं वादा करती हूँ, कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी आपको, कभी भी नहीं। सुरभि की बात सुन विष्णु के होठों पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट आ जाती है। वो सुरभि का हाथ अपने लबों से चूमता है और सुरभि की ओर देख कहता है, तो फिर शुरू करें आज का सेलिब्रेशन। सुरभि मुस्कुराकर हमें अपना सिर हिला देती है तो विष्णु टेबल पर रखी शैंपेन की बोतल को ओपन करता है और दोनों ओर रखे गिलासेस में एक एक करके शैंपेन भरता है। विष्णु एक गिलास अपने हाथ में उठा सुरभि की ओर बढ़ाते हुए कहता है, एक जाम हमारे इश्क के नाम। इतना कह विष्णु दूसरी गिलास अपने हाथ में उठा लेता है और चीयर्स करते हुए सुरभि की ओर कशिश भरी नजरों से देख जाम पीने लगता है। सुरभि अपने हाथ में ली गई गिलास को देख हिचकिचाकर कहती है, लेकिन मैं ये नहीं पीती हूँ, मुझे पसंद नहीं। यह सुन विष्णु मुस्कुराकर कहता है, सॉरी वाइफी, लेकिन यहाँ पर मैंने जूस अवेलेबल नहीं करवाया था। मुझे लगा मेरी खातिर तुम इससे काम चला लोगी। विष्णु की बात सुन सुरभि मुंह बना कहती है, ऑफ कोर्स, आपके लिए जहर भी पी सकती हूँ, तो शैंपेन इतना भी बुरा नहीं। विष्णु तिरछा मुस्कुराकर कहता है, ये हुई ना मिसेस त्रिपाठी वाली बात। एक दूसरे की ओर देखते हुए दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। कुछ देर बाद विष्णु सुरभि की ओर अपना हाथ बढ़ाता है तो सुरभि उसके हाथ में अपना हाथ रख देती है। विष्णु टेबल में रखा एक छोटा सा रिमोट अपने हाथ में लेकर बटन प्रेस करता है तो फिजा में रोमांटिक धुन बजने लगती है। तेरा ही ख्वाब देखना, तेरी ही रात आंकना, तेरे ही वास्ते ही है मेरी हर वफा, तेरी ही बात सोचना,
तेरी याद ओढ़ना तेरे ही वास्ते है मेरी हर दुआ। विष्णु सुरभि की कमर में हाथ डाल उसे खुद के इतना करीब कर लेता है कि हवा भी उन दोनों के दरमियान अपना रास्ता न बना सके। दोनों की निगाहों में एक दूसरे के लिए तलब साफ दिख रही थी। प्यार की कशिश उन दोनों को एक दूसरे में बेकाबू होने के लिए मजबूर कर रही थी। एक दूसरे की आंखों में दोनों ऐसे खोए की पलक झपकाने को भी होश नहीं रहा। तू मुझसे फिर ना रूठना, कभी कहीं ना छूटना, मेरा कोई नहीं यहाँ तेरे सिवा, हंसते बार 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 यार की करो। विष्णु सुरभि को अपनी बाहों में उठा लेता है और उसकी नजरों में लगातार झांकते हुए उसे उस छोटे से घर के अंदर जमीन पर लिटा देता है। विष्णु पर्दों को खोलते हुए चारों ओर से उस घर को ढांप देता है। हवाओं के बीच लहराते वो सफेद पर्दे शोर कर रहे थे तो अंदर दो दिलों की धड़कनें बेताबी से धड़क रही थी। विष्णु सुरभि के ऊपर आ उसके मुलायम होठों पर अपने होठ रख उसे चूमने लगता है। यह ऐसे एहसास थे जो कभी पुराने नहीं होते थे। जब भी दोनों एक दूसरे के इतने करीब होते थे तो पूरी दुनिया को भुला बैठते थे। हर छुअन में एक नया एहसास, एक दूसरे के जज्बातों में उलझे हुए दोनों अपनी लिमिट से आगे बढ़ चुके थे और ये रात एक दूसरे के नशे में डूबे हुए धीरे धीरे करके गुजरती जा रही थी। अगली सुबह सूरज की रोशनी उन दोनों के बदन में चुभने लगी। इस बात का एहसास होते ही सुरभि जल्दी से अपनी आंखें खोलती है और खुद को विष्णु की बाहों में देख वो हड़बड़ाकर उठती है। सुरभि जल्दी से अपने कपड़े सही करने लगती है तो इन सबसे विष्णु की नींद भी टूट जाती है। वो आंखें मलते हुए कहता है, क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों हो? सुरभि मुंह बनाते हुए कहती है, आपके साथ रहकर मेरा भी दिमाग खराब हो चुका है। इस ओपन जगह पर हम ऐसे पड़े हुए हैं, कोई आ जाता तो? विष्णु अपने कपड़े पहनते हुए कहता है, डोंट वरी, तुम्हारा पति इतना बेवकूफ़ नहीं है। इस ग्राउंड के बाहर के सर्कल पर गार्ड्स खड़े हुए हैं जो किसी परिंदे को भी अंदर नहीं आने देंगे। यसु सुरभि उस मिनी हाउस से बाहर निकल कर कहती है, और मान लीजिए आपका कोई गार्ड ही अंदर आ जाए तो? विष्णु भी अपने कपड़े सही कर उस मिनी हाउस से बाहर निकल कहता है, जब तक कयामत ना आ जाए मेरी इजाज़त के बिना वो अंदर नहीं आ सकते। तभी विष्णु और सुरभि की नज़र सामने की ओर से तेज कदमों से आते हुए तेजा पर पड़ती है। तेजा को आता देख विष्णु की भौहें तन जाती हैं और सुरभि तिरछी नजरों से विष्णु की ओर देख कहती है, देख लिया, लगता है कयामत आ गई। विष्णु के दिमाग में नीली नसें उभरने लगी थी। वो गुस्से में तेजा की ओर बढ़ता है लेकिन तेजा परेशानी के भाव लिए कुछ ऐसा कहता है कि विष्णु के साथ साथ सुरभि के भी होश उड़ जाते हैं। विष्णु अपने हाथों की मुठ्ठियां बांधते हुए गुस्से में एक लात उस मिनी हाउस में मारता है तो वो मिनी हाउस अपने पर्दों को समेटे हुए जमीन में धराशायी हो जाता है। विष्णु दांत पीसते हुए जोर से चीखता है। रेहान सिंघानिया हॉस्पिटल में एक रूम के अंदर रवि आंख बंद किए हुए लेटा हुआ है। उसके सर पर एक बड़ी सी पट्टी बंधी हुई है। उसके हाथ में ड्रिप भी लगी हुई थी। तभी कमरे का दरवाजा खोल विष्णु अंदर आता है। वो बहुत घबराया हुआ सा था। विष्णु के पीछे सुरभि भी अंदर आती है। दरवाजा खुलने की आहट से रवि धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलता है। उसे देख समझ में आ रहा था कि वो कितने दर्द में है। उसकी आंखें भी बड़ी मुश्किल से खुल पा रही थी। विष्णु बेचैन हो उठता है और रवि की तरफ देख कहता है, नैना कहाँ है रवि? क्या हुआ तुम दोनों के साथ? विष्णु की बात सुन रवि हिम्मत जुटाने की कोशिश करता है। विष्णु आगे बढ़कर उसे थामता है। रवि अपनी नजरें नीचे झुकाते हुए कहता है, रेहान ने नैना को किडनैप कर लिया। मैं कुछ नहीं कर पाया सर। आई एम सॉरी। आपने उसकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी लेकिन मैं हार गया सर। आई एम सॉरी। मेरे होते हुए वो नैना को उठाकर ले गया। मैं कुछ नहीं कर पाया। विष्णु बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है। एक पल के लिए तो उसका पूरा दिमाग ही हिल गया। रवि की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो बहुत ज्यादा गिल्ट में था। यह देख सुरभि आगे बढ़ रवि के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, ये रोने का वक्त नहीं है रवि। एग्जैक्टली हुआ क्या था ये बताओ, ताकि हम नैना को सही सलामत वापस ला सकें। रवि विष्णु और सुरभि को सारी कहानी बताता है। फ्लैशबैक। रवि और नैना शाम को हॉस्पिटल जाने के लिए निकले थे। अस्पताल में नैना का सारा चेकअप अच्छे से करवा दोनों वापस आ ही रहे थे कि तभी नैना की नज़र पानी पूरी के ठेले पर जाती है और वो अपनी लालच को रोक नहीं पाती। वो हड़बड़ाते हुए कहती है, और गाड़ी रोको प्लीज जल्दी। ड्राइवर अचानक से गाड़ी में ब्रेक लगाता है। रवि जो पिछली सीट पर नैना के बगल में बैठा हुआ था नैना को घूरते हुए कहता है, मैं जानता हूँ तुमने गाड़ी क्यों रुकवाई है, लेकिन तुम्हें खाने को नहीं मिलेगा क्योंकि डॉक्टर ने बाहर की चीज़ें खाने से तुम्हें साफ साफ मना किया है। नैना रवि की बाजू पकड़ क्यूट फेस बनाते हुए कहती है,
प्लीज ना, मेरा बहुत मन कर रहा है पानी पूरी खाने का। तुम नहीं समझ सकते कि पानी पूरी को देखकर मेरा क्या हाल हो रहा है। मेरे मुंह में खुद पानी आ रहा है। प्लीज, ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम है। नैना की रिक्वेस्ट पर रवि उसे मना नहीं कर पाता और आंखें दिखाते हुए कहता है, ठीक है, लेकिन आज के बाद ऐसी कोई जिद नहीं करोगी। ये सुन नैना जल्दी से हाँ में सिर हिला देती है। मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। नैना कह रवि नैना को लिए हुए पानी पूरी के ठेले के पास जाकर खड़ा होता है। नैना बड़े सुकून के साथ पानी पूरी खाने में खो जाती है। रवि चुपचाप खड़ा उसे निहारता रहता है, लेकिन कुछ देर के बाद रवि बनावटी गुस्सा दिखा कहता है, अब बस भी करो नैना, कितना खाओगी? बस लास्ट। नैना जल्दी से अपनी पानी पूरी खत्म कर रवि की ओर देख कहती है, बहुत सुकून मिला। थैंक यू मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान करने के लिए। अब चलो जल्दी। इतना कह रवि नैना का हाथ पकड़ आगे बढ़ते हुए जाकर कार में बैठ जाता है। ड्राइवर कार को आगे बढ़ा देता है। कार अपनी स्पीड में दौड़ ही रही थी कि अचानक ड्राइवर को सामने एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसने हुडी पहनी हुई थी। वो इंसान गाड़ी के बिल्कुल सामने खड़ा था और हॉर्न देने के बावजूद भी वो अपनी जगह से हट नहीं रहा था। अब तक गाड़ी उस इंसान के बिल्कुल नज़दीक आ चुकी थी, लेकिन वो इंसान रास्ते से नहीं हटा था। ये देख ड्राइवर मजबूर होकर झटके से ब्रेक लगाता है। नैना का शरीर आगे की ओर झुक जाता है तो रवि उसको अपनी बाजुओं में अच्छे से थाम ड्राइवर की ओर गुस्से से देख कहता है, कैसे ड्राइव कर रहे हो? नैना को चोट लग सकती थी। ड्राइवर घबराते हुए कहता है, सॉरी सर, लेकिन ये आदमी हमारे रास्ते से हट ही नहीं रहा। पता नहीं कौन है। ड्राइवर की बात सुन रवि और नैना महुए सकोर सामने की ओर देखते हैं, जहाँ से उस आदमी के सिर्फ पैर दिखाई दे रहे थे। रवि नैना की ओर देख कहता है, तुम बैठो, कार से बाहर नहीं निकलोगी, मैं जाकर देखता हूँ। नैना घबराते हुए रवि की बाजू पकड़ कहती है, नहीं, हम अपनी गाड़ी पीछे ले लेते हैं और किसी और रास्ते से चलते हैं। देखो ना, चारों ओर अंधेरा है और जगह भी सुनसान है। मत जाओ, कोई पागल लग रहा है। रवि नैना के गाल में अपनी हथेली रख कहता है, कुछ नहीं होगा, मैं एक बार देखता हूँ। इतना कह नैना की बात सुने बिना रवि कार से उतरकर बाहर निकलता है। वो अपने कदम बढ़ा उस इंसान के पास जाता है और कहता है, लगता है अपनी जिंदगी से प्यार नहीं तुम्हें, जो मरने के लिए गाड़ियां तलाश कर रहे हो। ऐसे किसी के रास्ते में आना कोई अच्छी बात नहीं। रवि की बात सुन वो इंसान अपना ओढ़ी अपने सिर से नीचे करता है, जिससे उसका चेहरा साफ दिखाई देने लगता है। अपने सामने रेहान को खड़ा देख रवि तिरछा मुस्कुराकर कहता है, एज एक्सपेक्टेड, पता था तुम ही होगे। रवि की बात सुन रेहान अपनी लाल आंखों से उसे घूरते हुए कहता है, मेरी नैना और मेरे बच्चे को ले जाने आया हूँ। मुझे वो दोनों अपनी ज़िंदगी में चाहिए। बस इतनी सी बात मान लो, खून खराबा होने से रुक जाएगा, वरना मैं नहीं जानता मैं किस हद तक जाऊँगा। रवि उसे घूरते हुए कहता है, तुझसे प्यार करना उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी और जहाँ तक मैं जानता हूँ वो ये गलती दोबारा नहीं चाहती। अगर वो खुद एक बार भी मुझसे कहती कि वो तुम्हारे पास वापस लौटना चाहती है, तो कसम उस प्यार की जो मैं नैना से करता हूँ, मैं उसे आज़ाद कर देता तुम्हारे पास आने के लिए। लेकिन वो ऐसा नहीं चाहती। ध्यान आगे बढ़ रवि के बिल्कुल पास आकर उसकी आंखों में आंखें डाल कहता है, वो क्या चाहती है मुझे इस बात से मतलब ही नहीं है। मेरा और उसका रिश्ता इतना आगे बढ़ चुका था कि वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। बस इतनी वजह काफ़ी है उसे हासिल करने के लिए। रियान की बातों से रवि का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो रियान का कॉलर पकड़ उसे झकझोरते हुए कहता है, चुपचाप निकल जा यहाँ से, वरना मैं तेरा खून कर दूंगा। रियान अपना कॉलर छुड़ा रवि को धक्का देता है और आगे बढ़ उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है। रवि जमीन पर गिर जाता है, क्योंकि शायद उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रियान झगड़ा करने के मूड में है, इसलिए वो खुद को संभाल न सका। कार के अंदर बैठी नैना अब तक समझ चुकी थी कि वो इंसान रियान है और उन दोनों की मारपीट देख नैना घबराने लगी। वो ड्राइवर की ओर देख कहती है, आप देख क्या रहे हैं, जाइए और रवि की हेल्प कीजिए। ड्राइवर पीछे मुड़ नैना की ओर देख कहता है, सॉरी मैम, लेकिन सर ने मुझे आपको छोड़कर नीचे उतरने के लिए साफ मना किया है। उन्होंने कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपको अकेला ना छोड़ूं। नैना चिढ़ते हुए कहती है, तो मैं जा रही हूँ। ड्राइवर कहता है, मैम प्लीज़ आप बैठी रहिए, मैं जाकर देखता हूँ। ड्राइवर कार से बाहर निकल जाता है तो वहीं रियान के बाहर से तिल मिलाकर रवि उस पर इतनी जोर से पलटवार करता है कि रियान खुद को संभाल नहीं पाता और जमीन में गिर जाता है। इससे पहले कि रियान जमीन से उठता, रवि उसके सीने में बैठ उसे दबोच लेता है
और एक के बाद एक मुक्के उसके थोपड़े पर बरसाने लग जाता है। रेहान के होंठों के बीच से खून निकलने लगा था। रेहान कुछ कमजोर सा पड़ता जा रहा था, लेकिन अगले ही पल वो अपना सारा फोर्स लगा रवि को धक्का देता है और खुद को उसकी पकड़ से आज़ाद करता है। रेहान लंबी लंबी सांसें लेने लगता है, तो वहीं रवि खुद को संभालते हुए खड़ा होता है और रेहान की ओर बढ़ने लगता है। रेहान अपनी जगह पर शांत खड़ा रहता है और हाँफते हुए एकटक रवि को देखता रहता है। रवि रेहान के बिल्कुल करीब आकर उसका गला अपने हाथों के बीच पकड़ तेजी के साथ दबाने लगता है, जैसे उसने ठान लिया था कि अब वो रेहान का काम तमाम करके रहेगा। रेहान कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था, वो खुद को रवि की पकड़ से आज़ाद करने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। अचानक पीछे से रवि के सिर पर इतनी जोर का भार होता है कि रवि कुछ पलों के लिए बिल्कुल सुन्न पड़ जाता है। रेहान के गले में उसकी पकड़ खुद ब खुद छूटती चली जा रही थी। वो बड़ी मुश्किल से पीछे घूमकर देखता है तो अपने हाथ में लोहे की रॉड लिए विवान उसे एक स्माइल लिए निहार रहा था। रवि के माथे से खून की एक मोटी सी धार बह निकली थी, जो उसके गले से लेकर उसकी शर्ट तक पहुंच चुकी थी। कार में बैठी नैना, जो किसी को कॉल करने की कोशिश कर रही थी, रवि को लहूलुहान देख खुद को एक पल भी रोक नहीं पाती और वो जल्दी से कार से उतरती है। लेकिन वो कुछ कदम बढ़ती है तो देखती है ड्राइवर बेजान सा जमीन में पड़ा हुआ है। नैना को इस वक्त रवि की चिंता थी, इसलिए वो आगे बढ़ जाती है। रवि में अब हिम्मत नहीं बची थी। उसके सर पर हुआ भार इतना जोरदार था कि उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। वो गिरने वाला होता है कि नैना उसे थाम लेती है और चीखते हुए कहती है, रवि, रवि क्या हुआ तुम्हें? लेकिन रवि के शरीर पर जान बिल्कुल भी नहीं बची थी। नैना उसके बेजान शरीर को अपने नाजुक हाथों में संभाल नहीं पाती है और रवि का शरीर उसके हाथों से छूट जमीन में गिर जाता है। रवि को जमीन में बेजान पड़ा देख नैना जोर से चीखती है, रवि। नैना रवि का चेहरा अपनी हथेलियों में भरते हुए कहती है, रवि उठो प्लीज, आंखें खोलो। रवि अपनी अधखुली आंखों से नैना की ओर देख कहता है, सॉरी नैना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, सॉरी। इतना कहते ही रवि की आंखें पूरी तरह से बंद हो जाती हैं और उसका चेहरा एक ओर झुक जाता है, जैसे उसके शरीर में जान अब बची ही नहीं थी। नैना अपनी दोनों हथेलियां फैलाकर देखती है तो वो रवि के खून में सनी हुई थी। यह देख नैना के हाथ पैर कांपने लगते हैं। नैना जमीन में बैठी रो रही थी कि अचानक विवान उसकी बाजू पकड़ उसे झटके से उठाता है। नैना अपने पेट पर हाथ लगा लेती है, जैसे उसे खुद से ज्यादा अपने बच्चे की चिंता थी। जैसे इन सबसे वो सबसे पहले अपने बच्चे को महफूज करना चाहती थी। रेहान आगे बढ़ नैना की बाजू से विवान की पकड़ को छोड़ा कहता है, मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया भाई, लेकिन आप नैना को किसी भी तरह की चोट नहीं पहुंचा सकते। उसे ब्लैकमेल करने वाला ही हूँ कि अगर उसने मेरा सब कुछ मुझे वापस नहीं किया तो मैं उसकी बहन और उसके अनवान भांजे को जान से मार दूंगा। विवान की बात सुन रेहान एक नजर नैना को निहारता है, जो बेजान सी खड़ी रवि को देख बस रोए जा रही थी। रेहान ने उसकी बाजू पकड़ उसे थाम रखा था। रेहान नामे अपना सिर हिला कहता है, मैं नैना को लेकर जा रहा हूँ, मैंने इसे इस्तेमाल करने के लिए नहीं छीना। इतना कर रेहान नैना का हाथ पकड़ आगे बढ़ता है। नैना अपने कदम आगे बढ़ा ही नहीं रही थी। यह देख रेहान मुड़कर नैना के आंसुओं से भीगे चेहरे को निहारने लग जाता है। तभी विवान रेहान के कंधे पर हाथ रख उसे कुछ समझाता है और रेहान कुछ पल खामोश रहकर सोच में पड़ जाता है। नैना अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। रेहान उसे कुछ पल ऐसे ही निहारता है और फिर विवान की ओर देख कहता है, वादा करो धोखा नहीं दोगे भाई, जो आपने कहा है वही करोगे। मेरी नैना या मेरे बच्चे को एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए, वादा करो। रेहान की बात सुन विवान उसके कंधे पर हाथ रख कहता है, वादा रहा, नैना और बच्चे को कुछ नहीं होगा, मुझे बस विष्णु राय को हराना है, दैट्स इट। रेहान हमें अपना सिर हिला देता है। मौके का फायदा उठा नैना अपना हाथ छुड़ा रवि के पास बैठ जाती है और उसे उठाते हुए रोने लगती है। रवि प्लीज उठो, क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो। ये देख रेहान आगे बढ़ नैना की बाजू पकड़ उसे उठाता है। वो उसे देख कहता है, नैना चलो यहाँ से। नैना अपनी बाजू छोड़ा रेहान के गाल पर जोर का एक थप्पड़ मारती है। रेहान का चेहरा एक और झुक जाता है, लेकिन वो अपने चेहरे को कठोर किए रहता है, मानो उसे नैना के थप्पड़ से रत्ती मात्र फर्क नहीं पड़ा था। कहीं नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ, भाई अपने आदमियों के साथ पहुंच ही रहे होंगे यहाँ पर, देखना क्या हाल करेंगे वो तुम्हारा। नैना की बात सुन रेहान चिढ़ते हुए एक झटके में उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। वो कुछ कदम आगे बढ़ता है, तभी विमान अपनी कार लाकर रेहान के ठीक सामने खड़ी करता है। विमान पीछे का दरवाजा खोलता है तो रेहान नैना को अंदर बिठाता है।
और इससे पहले कि नैना उसकी पकड़ से आज़ाद होकर बाहर निकलने की कोशिश करती, रेहान कार के अंदर बैठ जाता है और विवान कार को पूरी तरह से लॉक कर लेता है। नैना चीखने लगती है तो रेहान उसके मुंह को अपनी हथेली से दबा लेता है और कार वहां से आगे बढ़ जाती है। रवि के मुंह से सारा वाकया सुनकर विष्णु और सुरभि हैरान रह गए। विष्णु दांत पीसते हुए रवि की ओर देख कहता है, मैंने कहा था तुमसे कि जब भी नैना को लेकर बाहर जाओगे तो गार्ड्स को अपने साथ रखना। विष्णु का गुस्सा देख रवि अपनी नजरें झुका कहता है, नैना ने जीत की थी इसलिए मैंने गार्ड्स साथ नहीं लिए थे सर। मुझे नैना की जीत नहीं माननी चाहिए थी। रवि बहुत ज्यादा तकलीफ में था। शायद ये उसके जख्मों का दर्द था या फिर नैना को प्रोटेक्ट न कर पाने की शर्मिंदगी। सुरभि विष्णु की ओर देख कहती है, बस करिए आप, वो खुद तकलीफ में है और उसी को सुना रहे हैं। हमें इस वक्त जल्द से जल्द नैना को ढूंढने के लिए जाना चाहिए। ऐसी हालत में पता नहीं उसका क्या हाल हो रहा होगा। सुरभि की बात सुन विष्णु रवि की ओर देख कहता है, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है तुमने रवि, तुमसे ऐसी गलती की उम्मीद नहीं थी। रवि जानता था कि विष्णु उसे बेवजह नहीं डांट रहा है। सच में उससे बहुत बड़ी गलती हुई है। अगर वो गार्ड्स को अपने साथ रखता तो शायद रियान और विवान उस पर भारी नहीं पड़ते। विष्णु तेजी के साथ उस कमरे से बाहर निकल जाता है। यह देख सुरभि रवि के कंधे पर हाथ रख कहती है, तुम फिक्र मत करो रवि, चाहे कुछ भी हो जाए हम नैना को ढूंढ लेंगे। नैना और बच्चे को कुछ नहीं होगा। रवि बेचैन हो उठता है। वो सुरभि की ओर देख कहता है, मुझे नैना के पास जाना है। पता नहीं किस हाल में होगी वो। मुझे उसे किसी भी कीमत पर ढूंढना होगा। इतना कह रवि अपने बिस्तर से उठने की कोशिश करने लगता है। तभी डॉक्टर आकर उसे जबरदस्ती लिटाते हुए कहते हैं, ये क्या कर रहे हैं आप? अभी आप इस हालत में नहीं है कि आप खुद से 2 कदम भी आगे बढ़ पाएं। अभी आप पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं, इसलिए प्लीज रेस्ट कीजिए। रवि की ऐसी हालत देख सुरभि उसे उंगली दिखाते हुए कहती है, देखो रवि, तुम्हें अभी आराम करना होगा। अगर तुम ठीक नहीं होगे तो नैना को ढूंढने में, उसे बचाने में हमारी हेल्प कैसे करोगे? अगर तुम हमारी हेल्प करना चाहते हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले तुम ठीक हो जाओ। रवि चाह कर भी बिस्तर से उठ ना सका क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत बची ही नहीं थी। सुरभि तेज कदमों से उस रूम से बाहर निकल जाती है तो वहीं दूसरी ओर एक कमरे में रखे बिस्तर पर नैना खुद को समेटे हुए खामोश बैठी हुई है। वो सहमी हुई निगाहों से चारों ओर देख रही थी। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है तो नैना अपनी नजरें उठा दरवाजे की ओर देखने लगती है। दरवाजे पर रेहान को देख नैना बिस्तर से उठ नीचे खड़ी हो जाती है। रेहान नैना की ओर देख अपने कदम बढ़ाने लगता है। यह देख नैना घबराते हुए अपने कदम पीछे खींचने लगती है। रेहान लगातार नैना की ओर बढ़ रहा था। नैना के पास अपने कदम पीछे खींचने के लिए अब कोई जगह ही नहीं बची थी, इसलिए वो सीधा दीवार से चिपक जाती है। रेहान नैना के बिल्कुल नजदीक आकर उसके चेहरे को देख कहता है, तुम मुझसे डर रही हो नैना, अपने रेहान से, जिसे तुम कभी इतनी मोहब्बत करती थी। आज उसे देखकर तुम्हें डर लग रहा है? नैना अपनी भीगी हुई पलकें उठा रेहान की ओर देख कहती है, आज तुमने रवि के साथ जो किया और मुझे जिस तरह से तुम यहाँ किडनैप करके लाए हो, उसके बाद क्या मुझे तुमसे डरना नहीं चाहिए? तुम एक क्रिमिनल बन गए हो रियान, और एक क्रिमिनल के लिए दिल में प्यार नहीं, नफरत और डर ही होता है। रियान अपनी हथेली नैना के गाल पर रख उसे प्यार से देखते हुए कहता है, तुम मजबूर कर रही हो मुझे ये सब करने के लिए। मान क्यों नहीं जाती यार? तुम देख रही हो ना, मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया हूँ। ना मैं घर का रहा ना मैं घाट का रहा। अब अगर जिंदगी में कोई मकसद बचा है तो वो तुम हो और मेरा ये बच्चा। बस तुम दोनों मिल जाओ, फिर मुझे और कुछ नहीं चाहिए अपनी जिंदगी से। तुम दोनों से कीमती अब कुछ नहीं है मेरे लिए। नैना रियान का हाथ झटकते हुए कहती है, प्लीज ये सब बंद करो रियान, मुझे घर जाने दो। पता नहीं रवि कैसा होगा, मुझे उससे मिलना है, उसे देखना है। चुप हो जाओ नैना, प्लीज चुप हो जाओ। रवि 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 करके मेरा दिमाग मत घुमाओ। और तुम्हें इतनी ही चिंता हो रही है उसकी, तो बता देता हूँ वो मरा नहीं है, अस्पताल में एडमिट है और ठीक भी हो जाएगा। रियान की बात सुन नैना को कुछ हद तक राहत मिलती है, ये जानकर कि कम से कम रवि ठीक है। वो सुकून से अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी रियान नैना के सामने घुटनों के बल बैठ उसके पेट में अपना चेहरा चिपका लेता है। नैना हैरानी के भाव लिए रियान को घूरने लगती है तो रियान नैना के पेट में अपने कान लगाए हुए दर्द भरी आवाज में कहता है, हेलो बेबी, डैडी इज हियर। आई नो आप डैडी से बहुत नाराज हो गए। डैडी ने काम ही ऐसा किया था, आपको और आपकी मम्मा को बहुत हर्ट किया था। बट यू नो अब डैडी को अपनी गलती रियलाइज हो रही है। प्लीज आप डैडी को माफ कर दो
और अपनी मम्मा को भी समझाओ कि वो भी आपके डैडी को माफ़ कर दें। हम तीनों की हैप्पी फैमिली होगी। बस आपकी मम्मा मान जाएं। रेहान की आंख से आंसू लुढ़कते जा रहे थे और वो अपने दर्द को अपने बच्चे से बात करते हुए बहाता जा रहा था। न जाने क्यों नैना भी अपने आंसुओं को रोक ना सकी। उसके बहते हुए आंसू रेहान के चेहरे को भिगोने लगे थे। इस बात का एहसास होते ही रेहान जल्दी से उठता है और नैना के कंधे पर हाथ रख उसे बिस्तर पर बैठाता है। रेहान परेशान होते हुए कहता है, ऐसी हालत में तुम्हें इतनी देर तक खड़े नहीं रहना चाहिए। नैना, हमारे बेबी को तकलीफ होगी और तुमने कुछ खाया भी तो नहीं है ना, तो बेबी भी भूखा होगा। तुम्हें भी भूख लगी होगी, तो तुम बोलो क्या खाओगी। मैं तुम्हारी पसंद का खाना लेकर आता हूँ। रेहान की बात सुन नैना इरिटेट होते हुए कहती है, तुम प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो रेहान, क्योंकि तुम जो चाह रहे हो वो मैं कभी नहीं करूँगी। चाहे तो तुम मेरी जान ही क्यों ना ले लो, पर मैं तुम्हारे पास वापस नहीं लौटूंगी। रेहान खामोशी से नैना को देखता रह जाता है। उसके मुंह से चाह कर भी कोई अल्फाज बाहर नहीं निकल पाते। तभी कमरे का दरवाजा नॉक होता है। रेहान दरवाजे के पास पहुंच नौकर से खाने की थाली अपने हाथ में लेता है और वापस नैना के पास आता है। रेहान कुछ पल नैना के मुरझाए हुए चेहरे को निहारता है और फिर हिम्मत जुटा कहता है, खाना खा लो नैना, तुम्हारा ऐसे समय में भूखे रहना ठीक नहीं होगा। नैना तीखी नजरों से रेहान की ओर देख कहती है, मुझे नहीं खाना, बस जाना है यहाँ से। मैं अपने बच्चे पर तुम्हारा साया भी नहीं पड़ने देना चाहती। रेहान कुछ पल खामोशी से नैना को देखता रहता है और फिर थाली की तरफ इशारा करते हुए, प्लीज खा लो नैना, माना कि तुम्हें भूख नहीं है, लेकिन उस नन्ही सी जान के बारे में सोचो। उसे भूख लग रही होगी और वो इंतजार कर रहा होगा कि कब तुम खाना खाओगी और उसकी भूख मिटेगी। और रही बात मेरी, तो तुम मेरे ही बच्चे को मेरे साय से दूर रखना चाहती हो, पर ये क्यों भूल जाती हो कि वो मेरी ही परछाई है, मेरा खून है, मेरा ही साया है। कुछ भी हो जाए लेकिन उसका बाप मैं ही कहलाऊंगा। रेहान की बात सुन नैना आगे कुछ नहीं कह पाती। वो बस अपनी आंखों में आंसू भरे रेहान को एकटक देखती रहती है। रेहान भी कुछ पल नैना को निहारता है और फिर उठकर वहां से चला जाता है। रेहान के जाते ही नैना अपना चेहरा अपनी हथेलियों के बीच छुपा रोने लग जाती है। भाई रवि, कहाँ हो आप दोनों? प्लीज जल्दी आओ, मेरा दम घुट रहा है यहाँ। तो वहीं दूसरी ओर विष्णु अपने आदमियों को चारों ओर फैला चुका था। जैक और तेजा दोनों अलग अलग टीम के साथ नैना को सर्च कर रहे थे। इस कड़ी में उन लोगों ने शुरुआत वहां से की जहां पर नैना और रवि के साथ वो हादसा हुआ था। उस जगह पर काफी सर्चिंग करने के बाद भी कोई क्लू नहीं मिल पा रहा था। विवान और रेहान जिस कार से नैना को लेकर गए थे, उस कार का नंबर भी पता नहीं लग पा रहा था, क्योंकि आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। कुल मिलाकर पूरा दिन बीत गया था, लेकिन सफलता अभी तक हाथ नहीं लगी थी। इन सबसे विष्णु का विमान पर गुस्सा और नैना के लिए उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वहीं दादी और निर्मला जी का भी बुरा हाल था। नैना के किडनैप हो जाने से सुरभि उन्हें किसी तरह दिलासा दे रही थी, लेकिन हर एक तसल्ली एक माँ के लिए उसकी बच्ची की फिक्र के सामने छोटी थी। सुरभि दादी को उनकी दवाइयाँ दे रही थी कि अचानक सुरभि का फोन बजता है। यह देख सुरभि जल्दी से दादी के कमरे से बाहर निकलती है और कॉल रिसीव करती है। सुरभि जैसे ही फोन को अपने कान में लगाती है, नैना की डरी सहमी हुई आवाज उसके कान में पड़ती है, भाभी प्लीज मुझे बचा लीजिए, मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा। भाभी मुझे सांस नहीं आ रही इन लोगों के बीच, मुझे यहाँ से निकालिए। नैना की रोती हुई आवाज सुन सुरभि के पैरों के नीचे की जमीन डगमगाने सी लगी। उसका दिल भारी होने लगा था। वो बेचैन हो उठती है। नैना, नैना तुम कहाँ हो? मुझे बताओ, तुम ठीक हो ना? अचानक सुरभि के कान में एक कड़क आवाज पड़ती है। अभी तक तो वो ठीक है मिसेस त्रिपाठी, लेकिन आगे भी ठीक रहेगी या नहीं ये मैं कह नहीं सकता। सुरभि गुस्से में कहती है, विवान सिंघानिया, नैना को छोड़ दो। एक लड़की को जबरदस्ती कैद करके तुम विष्णु को हराना चाहते हो? अगर तुम में दम है तो नैना को आजाद करो और फिर विष्णु से टक्कर लो। सुरभि की बात सुनते ही विवान की हंसी छूट जाती है। वो पागलों की तरह हंसते हुए कहता है, मिसेस त्रिपाठी आप बहुत इनोसेंट हैं। आपको शायद पता नहीं है कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज होता है। मेरे और विष्णु राय की जंग में भी सब कुछ जायज है। और फिर आप मुझे क्यों नसीहत दे रही हैं? आपके पति ने भी तो यही किया था। एक लड़की का सहारा लेकर मेरे भाई को बेवकूफ बनाया, उस लड़की से मेरे भाई के लिए प्यार का झूठा जाल बिछवाया। तब आपने क्या अपने पति को भी ये ज्ञान दिया था? विवान की बात सुन सुरभि दांत पीसते हुए कहती है, चाहते क्या हो?
ये हुई ना बात, बहुत जल्दी पॉइंट पर आ गई आप। इतना कह विवान एक गहरी सांस लेता है और फिर तिरछा मुस्कुराकर कहता है, विष्णु राय के पास मेरी प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं। मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें ढूंढकर मेरे पास लेकर आएं। अगर आप वो पेपर्स लेकर मेरे पास आती हैं तो मैं नैना को छोड़ दूंगा। लेकिन अगर आपने आपकी और मेरी इस डील के बारे में किसी से जिक्र किया या विष्णु राय को इन्वॉल्व करने की कोशिश की तो नैना और उसका अजन्मा बच्चा दोनों परलोक सिधार जाएंगे। विवान की बात सुन सुरभि का दिल भारी होने लगता है, लेकिन फिर भी वो खुद को मजबूत करते हुए कहती है, मैं ऐसा नहीं करूंगी विवान सिंघानिया, और तुम नैना का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, क्योंकि विष्णु अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। लेकिन अगले कुछ ही घंटों में वो नैना को ढूंढ निकालेंगे। विवान हंसते हुए कहता है, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है मिसेस त्रिपाठी, लेकिन आपके पति के पास खोने के लिए बहुत कुछ है। उसकी बहन, उसका भांजा और भी बहुत कुछ। खैर, लगता है आपको भरोसा नहीं है मुझ पर कि मैं नैना के साथ सचमुच में क्या कर सकता हूँ। सुरभि विवान की बातें सुन ही रही थी कि तभी उसके मोबाइल में वीडियो कॉलिंग आती है। सुरभि कॉल रिसीव करती है तो स्क्रीन पर उसे नैना का रोता हुआ चेहरा दिखाई देता है। नैना के दोनों हाथ बंधे हुए थे और उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वो सुरभि को देख रोते हुए कहती है, भाभी प्लीज भाई को कहो कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ से लेकर जाएं। अगर मैं कुछ देर और इन लोगों के बीच से नहीं निकली तो मैं मर जाऊंगी। मुझे तो वैसे भी इस जिंदगी से कुछ खास लगाव नहीं है, लेकिन मैं मेरे बच्चे को नहीं खोना चाहती। मुझे कल से उसकी हलचल महसूस नहीं हो रही भाभी। मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं मैं उसे खो ना दूं। प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो भाभी। नैना का रोना सुन सुरभि की आंखों से भी आंसू बहने लगे थे। वो कुछ कहने को होती है, तभी विवान नैना के हाथ से फोन छीन लेता है और सुरभि की ओर देख कहता है, जितना कहा है उतना करो मिसेस त्रिपाठी। अगर नैना की जान तुम्हें थोड़ी सी भी प्यारी है तो हम दोनों के बीच हुई इस बात को किसी और से मत कहना, विष्णु राय से भी नहीं। इतना का विवान कॉल कट कर देता है और सुरभि बिल्कुल सॉक्ड रह जाती है। उसके हाथ पैर ढीले पड़ गए थे। उसका दिल भारी होता चला जा रहा था। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। दूसरी ओर नैना बिस्तर में बैठी हुई थी। उसके हाथ बंधे हुए थे। वो रोई जा रही थी। इतने में रेहान दौड़ते हुए अंदर आता है और नैना के पास खड़े विमान की ओर देख कहता है, भाई मैंने आपको नैना के हाथ बांधने की इजाजत नहीं दी थी। बात करवाने के लिए माना था मैं। रेहान की बात सुन विमान उसे देख कहता है, लेकिन थोड़ी रियल भी लगना चाहिए सब कुछ, वरना सुरभि को यकीन कैसे होता कि मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। रेहान विमान की बातों को इग्नोर कर जल्दी से नैना के हाथ खोलने लगता है। यह देख विमान अपना सिर झटकते हुए कमरे से बाहर निकल जाता है। रेहान नैना का हाथ खोल उसके आंसुओं से भीगे हुए चेहरे को अपनी हथेली से साफ करने लगता है तो नैना उसका हाथ झटक देती है और उसकी तरफ से अपना मुंह मोड़ लेती है। रेहान नैना का हाथ अपनी हथेली के बीच भर लेता है और उसे देखते हुए कहता है, सॉरी नैना, भाई ने जो किया उसके लिए। एक्चुअली वो बस तुम्हारे भाई से अपना सब कुछ वापस लेना चाहते हैं, इसलिए उन्हें ब्लैकमेल किया। लेकिन मेरा वादा है कि तुम्हें और बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। नैना अपना हाथ छुड़ा गुस्से में रियान की ओर देख कहती है, मुझे तुम पर रत्ती भर भरोसा नहीं है रियान। अगर तुम अपने भाई के कहने पर मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर सकते हो तो आज उसके कहने पर तुम मुझे मार भी सकते हो। तुम और तुम्हारा भाई एक नंबर के स्वार्थी हो। रियान नैना का चेहरा अपनी हथेलियों के बीच भर उसे देखते हुए कहता है, मेरा वादा है तुम्हें और बेबी को कुछ नहीं होगा। बस एक बार सुरभि भाई की डील मान ले, फिर मैं तुम्हें यहाँ से दूर लेकर चलूंगा। मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। हम दोनों इस लड़ाई झगड़े खून खराबी से बहुत दूर चले जाएंगे। नैना कुछ पल रेहान को ऐसे ही देखती रहती है और फिर उसे धक्का देकर खुद से दूर करते हुए कहती है, मत छुआ करो मुझे अपने इन गंदे हाथों से, दूर रहो मुझसे। रेहान बिना कोई जवाब दिए खामोशी के साथ उठकर वहां से चला जाता है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।